नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यू फैकल्टीज। ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है टेक्यू फैकल्टीज के द्वारा गेट क्लासेस के लिए। लेट्स क्रैक द गेट एन इनिशिएटिव टेकन बाय द टेक्यू फैकल्टीज। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, गेट के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। और इससे पहले जो हमारे लेक्चर हुए थे हम करा रहे थे रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में हमने सीखा था स्ट्रेन गेज, पोटेंशियोमीटर, आरटीडी और थर्मिस्टर, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इनके कुछ गेट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और आज हम कराने जा रहे हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में आज हम कराएंगे एलवीडीटी। जैसा कि आप लोग जानते थे कि रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में चेंज इन रेजिस्टेंस का फिनोमेना या प्रिंसिपल यूज हो रहा था और यहां पर चेंज इन इंडक्टेंस का फिनोमेना या प्रिंसिपल यूज होगा। ठीक है, तो एलवीडीटी के बारे में हम थोड़ा बता चुके थे अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में और उसमें हमने आपको यह बताया था कि एलवीडीटी हमारी एक ऐसी ट्रांसड्यूसर है जो कि डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करता है आउटपुट वोल्टेज में, यानी वही एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ये कन्वर्ट करके दे रहा है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर एलवीडीटी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसको ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन कॉइल से अनदर कॉइल विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। और वो किस तरह होता है, देखिए प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, दो कॉइल होती हैं उसके अंदर। प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट एसी सोर्स देते हैं और उसकी वजह से उसमें एक इंडक्टेंस क्रिएट होता है। प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जो होता है उसमें चेंज होता है और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में हमारा सेकेंडरी कॉइल में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से फ्लक्स लिंकेज होता है और इस वजह से वहां पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, यहां पे भी ट्रांसफार्मर यूज होने वाला है। यहां पे भी प्राइमरी कॉइल होगी, सेकेंडरी कॉइल होगी। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल के डिफरेंस को ही आउटपुट में हम लोग मेजर करेंगे, यानी दो तरह की सेकेंडरी कॉइल होंगी S1 और S2 और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंशियल इसीलिए से कहा जाता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी से हमारा हम आउटपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे। और इसे लीनियर वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहा है। जो सॉफ्ट आयरन कोर इसके कंस्ट्रक्शन में यूज होगी उसका जो मूवमेंट होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर होगा तो उसके मूवमेंट की वजह से, क्योंकि ये यूज होता है मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सॉफ्ट आयरन कोर को जब हम डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वो मूव करेगी और जब वो मूव करेगी दोनों कॉइल्स के बीच में, यानी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में, तो उसके कारण क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा और आउटपुट वोल्टेज में भी हमें कुछ चेंज मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या है, मोस्ट वाइडली यूज इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्यों है, क्योंकि देखिए ट्रांसड्यूसर भी वही करता है, हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है और ये भी क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करता है आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में। यानी यहां पे भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी वोल्टेज की फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा इंडक्टिव इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर चेंज इन इंडक्टेंस का फिनोमेना यूज होता है। ठीक है, चेंज इन इंडक्टेंस का फिनोमेना किस तरह यूज होता है, वही प्राइमरी वाइंडिंग को आप जब प्राइमरी वाइंडिंग को आप एसी सप्लाई देंगे और उसके कारण चेंज इन इंडक्टेंस होगा सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें चेंज इन इंडक्टेंस का फिनोमेना यूज होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और दूसरा ये यूज होता है मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए और दिस डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये कन्वर्ट करता है लीनियर मोशन को वोल्टेज में। ठीक है, तो ये एक समझ में आया कि इसे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों कहा जाता है। तो आइए फिर इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी। ठीक है, देखिए
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या आएगा, एक सॉफ्ट आयरन कोर आएगी, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो ये क्या है, आर्म है। ठीक है, ये आर्म है, और इस आर्म में हम क्या देते हैं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, यहां पे हम क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इसका एक इस तरीके से भी आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। इसमें देखिए यहां पे ये क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग है ये, और ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया। अब ये जो आयरन कोर होती है, ठीक है, ये आयरन कोर क्या होती है, मूव करती है लीनियरली बिटवीन द बाइंडिंग्स, लीनियरली बिटवीन द बाइंडिंग्स ये आयरन कोर मूव करती है। ठीक है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग S2 है, ये वाली। ठीक है, इसको आप S2 लिख लीजिए, और ये S1 है, और ये प्राइमरी बाइंडिंग है P। ठीक है, ये S1 है और ये S2 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर जो है, इसका जो जब डिस्प्लेसमेंट इसमें देते हैं तो ये सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह मूव करती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इन दोनों बाइंडिंग यानी आउटपुट बाइंडिंग हमारी क्या है, S2 और S1, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वोल्टेज का वो चेंज होगा। ठीक है, डिफरेंस जो होगा वो चेंज होगा। इसका एक और डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगा। इस तरीके से ये देखिए, नीचे S1 और S2 आएगा। ठीक है, S1 और S2, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग हो गई। ठीक है, अब इसमें जो कनेक्शन होगा वो सीरीज अपोजिशन का होगा। तो सीरीज अपोजिशन का मतलब किस तरीके, स्टार्ट एंड है और ये लास्ट एंड, स्टार्ट और लास्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, और यहां पे हम आउटपुट ले लेंगे, ये आउटपुट वोल्टेज E0। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। तो अब आप यहां से स्टार्ट करें तो ये प्लस है हमारा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे यानी ES1 से स्टार्ट करेंगे, और फाइनली ये कहां पे आएगा, यहाँ पे ES2 के माइनस से। तो E0 इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2 जब हमें मिलता है तो यानी क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा हमको, और जब इसका निगेटिव होगा यानी जब अपोजिट की बात करेंगे तो E0 इज इक्वल टू ES2 माइनस ES1 मिलेगा, तो ये हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, यहीं से हमको पता लग गया सीरीज अपोजिशन कनेक्शन से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब आप इस प्राइमरी वाइंडिंग पे इनपुट AC सोर्स से सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, उसके कारण S1 और S2 में भी कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं आयरन कोर को, तो उस केस में जब कोर नल पोजीशन पे होती है तो S1 और S2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि सेम फ्लक्स लिंकेज होगा, तो जो हमारा S1 और S2 का वोल्टेज कितना होगा, सेम होगा। तो उस केस में ES1 इज इक्वल टू ES2
तो यानी ई नॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब हमारी आयरन कोर एट नल पोजीशन पे होती है। लेकिन जब इसको डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा यानी या तो लेफ्ट मूव किया जाएगा या राइट मूव किया जाएगा, तो फिर उसके बाद ES1 और ES2 की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ हमें चेंज मिलेगा और वही डिफरेंस हमको आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। लेफ्ट पोजीशन पे जब कोर हमारी मूव करेगी, ठीक है, लेफ्ट पोजीशन पे कोर हमारी मूव करेगी, तो उस केस में कौन सा वोल्टेज ज्यादा होगा? जब लेफ्ट पोजीशन पे कोर हमारी मूव करेगी तो ES1 यानी S1 सेकेंडरी वाइंडिंग S1 के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे वोल्टेज कम होगा क्योंकि कोर इस साइड आ गई होगी। तो ES1 बड़ा हो जाएगा ES2 से, ठीक है। कब, जब लेफ्ट पोजीशन पे होगी। जो हमारा वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, E नॉट इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2, यही आएगा। अब जब कोर राइट पोजीशन पे मूव करेगी तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, S2 की वैल्यू ज्यादा होगी और S1 की वैल्यू कम होगी। तो फिर क्या होगा, ES2 राइट पोजीशन पे क्या होगा, ES2 इज ग्रेटर देन ES1। तो यहां पे E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ES2 माइनस ES1। समझ गए, यहां पे ES2 ग्रेटर देन होगा ES1 से, तो E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ES2 माइनस ES1। तो ये है, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट के साथ साथ पोजीशन भी पता लग रही है कोर की, ठीक है, कि ये लेफ्ट मूव कर रही है कि राइट मूव कर रही है, यहीं से हम देख के बता सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा और यहां पर आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब तो दोस्तों आपको LVDT का कंस्ट्रक्शन समझ में आया, एक बार हम फिर इसको बता देते हैं। देखिए LVDT में क्या है, दो सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है S1 और S2, ठीक है, और एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है यानी ये, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है इसके अंदर, और यहां पे उसी को डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है। जब वो नल पोजीशन पे होती है तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस, भाई इनके अक्रॉस और इनके अक्रॉस वोल्टेज तो बराबर होगा, क्योंकि भाई वो कोर क्या है, इस तरह है, तो जो वोल्टेज इसमें आ रहा है वो वोल्टेज इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ES1 क्या होगा, ES2 के बराबर होगा। उस केस में अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करें तो E नॉट हमारा 0 होगा, ठीक है। अब जब कोर को हम मूव कर रहे हैं, कोर जब हमारी इस साइड मूव कर रही है तो भाई सीधी सी बात है S1 का वोल्टेज ज्यादा होगा, यानी लेफ्ट साइड मूव कर रही है तो S1 का वोल्टेज ज्यादा होगा। तो वही हमने यहां पर लिख दिया, लेफ्ट पोजीशन यानी ES1 इज ग्रेटर देन ES2, तो यहां पे E नॉट क्या बना, ES1 माइनस ES2। ऐसे ही राइट पोजीशन पे मूव करेगी, जब राइट पोजीशन पे मूव करेगी तो भाई S1 का क्या, S1 का जो वोल्टेज होगा वो S1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कम होगा एज कंपेरिजन टू S2। तो S2 बड़ा हो गया यानी ES2 इज ग्रेटर देन ES1, तो यानी E नॉट इज इक्वल टू ES2 माइनस ES1। तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा कि ये किस तरह से मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के काम में आता है, ठीक है। अब हम आगे समझ लेते हैं, इसका एक ग्राफ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी समझ लेते हैं कि ये किस तरह इसका ग्राफ है। तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है, यहां पे ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, तो यानी जैसे ही आप कोर को मूव कर रहे हैं लीनियरली तो उसी हिसाब से हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो यानी जो रिलेशन आएगा वो लीनियर ही आएगा, है ना, लीनियर ही आएगा। तो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब यहां पर देख लेते हैं ये क्या है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये है हमारा रेजिडुअल वोल्टेज,
अब ये रेजिडुअल वोल्टेज क्या चीज़ है भाई, है ना। तो ये रेजिडुअल वोल्टेज क्या है, देखिए इंडक्टर में कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से स्टोर होगी, ठीक है, उसके कारण कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो वो जो वोल्टेज होता है वो कहलाता है हमारा रेजिडुअल वोल्टेज, ठीक है। अब उसके बाद जब वो इंडक्टर का वोल्टेज हमारा, हम जब इस यहाँ से आउटपुट देते हैं, ठीक है, यहाँ से जो प्राइमरी कॉइल से जो वोल्टेज आया, जब कोर मूव करती है, ठीक है, ये इनिशियली यहाँ पे जब जीरो होता है, जीरो पोजीशन में, नल पोजीशन पे, ये क्या है, नल पोजीशन आयरन कोर की, ठीक है, आयरन कोर की ये नल पोजीशन है, तब ई नॉट क्या था, जीरो था। जैसे ही आप कोर को मूव करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को मूव करते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज है वो चेंज होता है, ठीक है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे थे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये आर्म है हमारी, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे थे तब क्या हो रहा था, उस केस में हमारा ES1 जो था ES2 से ग्रेटर था, ठीक है। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट, हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे थे, तो ES1 क्या था हमारा, ES2 से ग्रेटर था, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्या थी, ई नॉट की वैल्यू थी ES1 माइनस ES2, यही थी वैल्यू, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू यही थी। अब क्या है, यानी इस केस में जब कोर पूरी तरह से लेफ्ट साइड को मूव कर जाएगी, यानी S1 के अक्रॉस रहेगी और S2 के अक्रॉस कुछ नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ई नॉट जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ई नॉट क्या है हमारा, ग्रेटर देन जीरो है, और इस केस में हम जानते हैं ई नॉट ग्रेटर देन जीरो का मतलब ई नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ई नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है कि जो आप इनपुट में AC सप्लाई दे रहे हैं और जो आउटपुट में हमारा ई नॉट आया, वो क्या आया, सेम फेज में आया, ठीक है, सेम फेज में आया, उसी फेज में आया जिस फेज में सप्लाई इनपुट से आ रही थी। तो इन फेज लिख सकते हैं यहाँ पे, इन फेज विद इनपुट, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इज इन फेज विद इनपुट वोल्टेज, यहां पे ये लिख सकते हैं, सेम फेज विद इनपुट हो गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जब पूरी तरह राइट हैंड साइड पे कोर मूव करेगी तो S1 के ऊपर कुछ नहीं रह जाएगा, तो उस केस में क्या है, हम राइट साइड लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा था, ये ES2 ग्रेटर देन ES1 और ई नॉट हमारा आ रहा था ES2 माइनस ES1, आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और निगेटिव मतलब कितना, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आएगा, 180 डिग्री आउट ऑफ इनपुट फेज विद इनपुट सप्लाई, विद इनपुट, ठीक है। पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रही है, और नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड पे मूव कर रही है, तो दोनों चीजें हमको पता लग रही हैं LVDT से। पोजीशन भी कोर की लेफ्ट और राइट है, और दूसरा आउटपुट वोल्टेज भी पता लग रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से हम पोजीशन पता कर सकते हैं कि भाई लेफ्ट मूव कर रही है कि राइट मूव कर रही है। तो आप लोगों को इसका ये ग्राफ समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज मैंने ये बता दी यहाँ पर कि ये लेफ्ट साइड के लिए था और ये राइट साइड के लिए था। अब ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो भाई लीनियर चल रहा था, ठीक है, ये लीनियर चल रहा था, ये बाद में क्या हुआ, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आउटपुट वोल्टेज ऑफ LVDT इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द कोर डिस्प्लेसमेंट विद ए लिमिटेड रेंज ऑफ 5 mm फ्रॉम द नल पोजीशन, यानी ये 5 mm की लिमिटेड रेंज के लिए है, उसके बाद ही क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। तो यही कहा है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ LVDT इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द कोर डिस्प्लेसमेंट विद ए लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन अबाउट 5 mm फ्रॉम द null position, ठीक है, about 5 mm from the null position. After that there will be a non-linear relationship between the output voltage and the displacement, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई। ये वाला पार्ट जो था हमारा रेजिडुअल वोल्टेज था। क्यों था ये, क्योंकि कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहती है, इंडक्टर है, इसकी वजह से कहते हैं कि एक स्मॉल वोल्टेज यहाँ पे होता है जिसे रेजिडुअल वोल्टेज बोला जाता है, ठीक है। तो स्मॉल वोल्टेज है, और ये यहाँ पर इसलिए है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स इन सप्लाई वोल्टेज।
तो दोस्तों आपको एलवीडीटी समझ में आया होगा। एलवीडीटी में क्या है कि प्राइमरी कॉइल सबसे पहले एक्साइट होती है एसी सोर्स से, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक आयरन कोर है जो यहाँ पे है इसके दोनों के बीच में, यानी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में। और उसके कारण जब कोर का मूवमेंट होता है, जब नल पोजीशन पे है तो S1 और S2 दोनों के अक्रॉस, मतलब ऊपर है तो मतलब नल पोजीशन पे है, तो मतलब जो इसके अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो उस केस में ES1 क्या है, ES1 ES2 के बराबर है तो नल पोजीशन पे, तो उस केस में क्या होगा, E0 हमारा 0 होगा जब ES1 ES2 के बराबर है। अब आप कोर को लेफ्ट और राइट मूव कराएंगे। अब जैसे आप कोर को लेफ्ट मूव कराते हैं तो S2 के अक्रॉस वोल्टेज कम होने लगेगा, ES1 बढ़ जाएगा ES2 से। वही हमने लिखा कि जब कोर को लेफ्ट मूव करा रहे हैं तो ES1 बढ़ जा रहा है ES2 से, उस केस में E0 की वैल्यू क्या आएगी, ES1 माइनस ES2 आएगी, ठीक है। और E0 जब यहाँ पे पूरी तरह मूव कर जाएगा तो S2 के अक्रॉस एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, तो E0 क्या होगा, E0 ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से, यानी पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेम फेज है विद द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अब हम कोर को राइट मूव कर रहे हैं, जब कोर को राइट मूव करेंगे तो S1 के अक्रॉस वोल्टेज कम होने लगेगा, तो उस केस में ES2 क्या है, ES1 से बढ़ जाएगा, तो E0 की वैल्यू क्या आएगी, ES2 माइनस ES1 आएगी। और यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट निगेटिव आएगा, यहाँ से हम समझ लेते हैं। तो इसका मतलब निगेटिव, कितना निगेटिव आएगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आएगा, ठीक है। अब हम इसकी वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं कि जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो उस केस में हमारा जो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये सब हमारा ये जो स्टार्टिंग में जो वोल्टेज है ये कहलाता है रेजिडुअल वोल्टेज, क्योंकि ये इंडक्टर है, एनर्जी स्टोर होती है। और दूसरा, इसके अंदर हार्मोनिक्स जो होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स इन द सप्लाई वोल्टेज, इस वजह से ये रेजिडुअल वोल्टेज होता है। बात क्या है, जब आप मोशन होगा तो जब लेफ्ट में मोशन होगा, ठीक है, तो लेफ्ट में मोशन होगा तो लीनियरली ये हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, यानी E0 बढ़ेगा लीनियरली, क्योंकि ES1 माइनस ES2 है, सेम फेज विद द इनपुट वोल्टेज। और इस केस में ये होगा। और दूसरे केस में जब यहाँ पे बढ़ेगा तो यानी यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट नेगेटिव आएगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आएगा। तो एक तरह से ये एलवीडीटी में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जैसा आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसी हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज से डिस्प्लेसमेंट भी पता चलता है, और किस साइड में, किस पोजीशन में हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है कि राइट हो रहा है। लेफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव और राइट हो रहा है तो नेगेटिव। तो दोस्तों ये एलवीडीटी है, और एलवीडीटी की एप्लीकेशन ये है, तो इसकी यही हो गई कि ये मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के काम में आता है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये अच्छी लीनियरिटी देता है, लीनियरिटी इसकी अच्छी है, हिस्टैरिसीस कम होता है इसके अंदर। और दूसरा इसमें ये है कि ये रेजोल्यूशन इसका अच्छा होता है। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये अगर मान लीजिए हमें कोई अप्रिशिएबल आउटपुट चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, अप्रिशिएबल आउटपुट के लिए हमें लार्ज डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, और वो पॉसिबल नहीं हो पाता इस केस में। और दूसरा, इस पे वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। तो इस केस ये इसके डिसएडवांटेज है, एडवांटेजेस भी मैंने आपको बता ही दिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही एलवीडीटी में, और उम्मीद करता हूँ कि एलवीडीटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा एलवीडीटी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कराएंगे गेट के कुछ क्वेश्चंस, एलवीडीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उससे आपको गेट के क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा कि एलवीडीटी पे किस तरह के गेट के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।